एक टाइम था जब हाइड्रा फेशियल की हर जगह इतनी हाइप थी और हर बंदा उसके बारे में सर्च कर रहा था कि आखिर ये है क्या। कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उससे कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स। इसमें आप बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए डॉक्टर को। 20 के बाद वो वाली एज हो जाती है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना रहता है, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, एजिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपना ख्याल कैसे रख सकता है? बिल्कुल पहने हिजाब, हमारी सुन्नत है, बिल्कुल करें, लेकिन कलर्स का थोड़ा सा स्पेशली गर्मियों में ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वी एक्सक्लूसिव। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर नदा हसन मौजूद हैं, जिनका इंस्टाग्राम बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर एक चर्चा है और उनको कौन नहीं जानता। एक बड़ी खूबसूरत सी खातून हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा जितने भी स्किन रिलेटेड इशूज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कितने टाइम पहले क्लिनिक बनाया और क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा उसके दौरान, और अब आपको कैसा फील होता है इतना सक्सेसफुल होके? सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरा फैमिली इट्स बेसिकली अ डॉक्टर्स फैमिली, तो हमारे घर में शुरू से ही पढ़ाई के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता था। तो वो कहते थे और कुछ ना करो, बस पढ़ो। सो एक एम्बिशन हमारे पेरेंट्स ने परवरिश ऐसी की कि वो एक एम्बिशन हमारे दिल में हमेशा से था कि वी हैव टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग वी डू। सो स्कूल में हमेशा टॉप करती रही। उसके बाद FSC किया, देन आई वेंट ऑन टू मेडिकल कॉलेज अयूब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया। उसके बाद हाउस जॉब, देन आई गॉट मैरिड। तो फिर कुछ अरसे का ब्रेक बीच में आ गया। फिर मैंने डर्मेटोलॉजी में ट्रेनिंग की पिम्स में फॉर अ फ्यू इयर्स, और कुछ अरसे के बाद फिर मैं सऊदीया चली गई, ये एस्थेटिक्स से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया डर्मेटोलॉजी का, वहाँ पे एज ए रजिस्ट्रार उन्होंने मुझे रखा। तो आई वर्कड एज एन एस्थेटिक फिजिशियन ओवर देयर। तो वहाँ उस टाइम पे बैक इन 2010, 11, 12 ये चीज़ें नहीं थी यहाँ पे इतनी पॉपुलर। Exactly. ये तो पिछले 4 से 5 साल में ज़्यादा हाइपिंग। हाँ जी, तो उधर उस वक्त PRP एक आई थी और मेरे भाई को बड़ा शौक है ये प्रोसीजर्स वगैरह का पता करने का। वो तो PRP आई थी एंड आई टोल्ड हिम कि PRP इट्स वेरी गुड फॉर द हेयर, तो तुम पता करो पाकिस्तान में है कि नहीं। तो वो उसने सारा पता कि ही वेंट स्पेशली टू अ वेरी वेरी वेल नोन डॉक्टर इन लाहौर एंड ही वाज द ओनली वन। वो इस्लामाबाद से ऑल द वे लाहौर गया जिस PRP का पता करने। तो उसके बाद फिर बड़ा अच्छा एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ और वो प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जो सऊदीया में केम बैक टू पाकिस्तान, वो प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं मिलते थे उस टाइम पे जो वहाँ यूज़ होते थे फॉर फेशियल्स, हाइड्रोफेशियल्स, फॉर ऑक्सीजन फेशियल्स। वो बड़े एक नए कॉन्सेप्ट थे वहाँ पे। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यहाँ पे भी ब्यूटी इंडस्ट्री और ये एस्थेटिक का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड येस इट वाज डिफ़िकल्ट। मैंने शुरू में स्टार्ट किया क्लिनिक अपना पिंडी में मैं थी। वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, थोड़े फैमिली की वजह से मैं आई कुडंट प्रॉपर खोल नहीं सकी। 2-3 दफ़ा क्लिनिक खोला बंद किया, खोला बंद किया। उसके बाद फिर आई फाइनली शिफ्टेड 2018-19 में। तो वो बस ऐसे ही था कि 2 महीने खुला, 4 महीने बंद हो गया वाला सिनेरियो। उसके बाद फिर आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद 2020 से स्टार्ट किया हल्का सा नो फ्रॉम पिंडी। ओके, दैट्स अपने पेरेंट्स मेरे जहाँ पे होते हैं, तो आई वाज इन पिंडी बिफोर। तो फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, F10-4 में सेटअप स्टार्ट किया, रजिस्टर्ड माई क्लिनिक इन 2021। और माई डैड एज अ हॉस्पिटल कुछ अर्सा उनकी भी हॉस्पिटल में एज एन एस्थेटिक फिजिशियन काम किया, और फिर सोचा कि अपना स्टार्ट कर लूँ। 2021 और अब ये 2020 कह लेना। चलिए 2020 भी कर लें, लेकिन ये बहुत कम अरसा है और इस अरसे में आई गेस कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो इतने टाइम में तो सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। तो आपकी सक्सेस का क्या राज है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया इन 2018, जो थोड़ा बहुत जो खुल बंद करके जो किया उस वक्त, विद माई लक मेरे साथ एक मेरी पेशेंट आई थी लेज़र के लिए। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू वर्क फॉर यू। तो मैंने कहा चले लेट्स वर्क टुगेदर। तो शी न्यू दीज कुछ
इन्फ्लुएंसेस थी उनको जानती थी वो। हाइड्रोफेशियल एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, अब तो हर क्लिनिक में हो रहा है ना, वहाँ पे इट वाज़न्ट दैट कॉमन। तो वो भी इन्फ्लुएंसेस भी इस शॉक में कि हाइड्रोफेशियल क्या है, इस इंक्विजिटिवनेस में वो आ गए आई वो नो करने कि के लिए। वो एक टाइम था जब हाइड्रा फेशियल की हर जगह इतनी हाइप थी और हर बंदा उसके बारे में सर्च कर रहा था कि आखिर ये है क्या, और exactly. कितना बदल देगा हम लोगों हाँ को। जी, तो वो बस दे केम दे लाइक द हाइड्रोफेशियल, उसके बाद उन्होंने आगे रेफरेंसेस और इन्फ्लुएंसेस को बताएं, वो उन्होंने आना शुरू कर दिया। उसके बाद वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ आए, जैसे मार्केटिंग के लोगों ने देखा इंस्टा पे, सेलिब्रिटीज़ आए, सेलिब्रिटीज़ को अच्छा लगा ट्रीटमेंट, उन्होंने आगे सेलिब्रिटीज़ को रेफ़र किया। सो इट वाज बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ। तो अल्लाह की तरफ से ही था जो था, बट आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद देम। अगर आपके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बहुत दफ़ा और दे विल वाउच फॉर इट, अगर आप उनसे कभी पूछें भी, अगर वो कहें कि ये ट्रीटमेंट चाहिए और उनको नहीं ज़रूरत होती, तो मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ उनके। यस, आई हैव सीन सो मैनी रिव्यूज़ के आपके जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और हमेशा बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। अगर हम बात स्टार्ट करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, एस्थेटिक्स की, और इसके अलावा जो है हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरीज़ की, तो इन तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस है? प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। I'll tell you what. प्लास्टिक सर्जरी इज़ बेसिकली सर्जिकल, वो सब कुछ होता है ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में मोस्टली होता है सब कुछ। आपका नाक जो है बहुत टेढ़ी है वो सीधा कर देंगे, आपके जॉ को लिटरली आपका जॉ बना देंगे, यहाँ से कहीं से बोन लेके इधर डाल देंगे, आपको एक मुकम्मल सांचे में ढाल देंगे, मुकम्मल सांचे में काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे बर्न के पेशेंट्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, उसमें भी वो हेल्प होती है। कुछ लोगों का होता है कि एक साइड पैदाइशी तौर पे प्रॉपर नहीं बनी हुई होती, दूसरी साइड बनी हुई होती है, कोई बोन डिफॉर्मिटी रह जाती है, तो प्लास्टिक सर्जरी में वो भी ठीक करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इट्स ऑल सर्जिकल, अंडर द नाइफ वाली बात है। कॉस्मेटिक जो जनरली बात की जाती है, ये सैलॉन बेस्ड होती हैं चीज़ें, ट्रीटमेंट, जैसे हाइड्रोफेशियल्स तो खैर नहीं, लेकिन फेशियल्स हो गए अच्छे, जैसे आपने सुना होगा अक्सर अच्छे फेशियल्स, अच्छे ब्रांड्स के फेशियल्स जो होते हैं बड़े महंगे महंगे। टेक्सचर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आप केराटिन, बोटॉक्स, ये वाली चीज़ें करते हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स अब दो किस्म के होते हैं, एक AE होता है और एक ES एस्थेटिक्स होता है। इसमें होता है जो एस्थेटिक फिजिशियन होता है, दैट इज़ अ डॉक्टर। एस्थेटिक्स नर्सेज भी करती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एस्थेटिक फिजिशियन इज़ एन MBBS, देयर आर प्रॉपर डॉक्टर्स जो करते हैं। अब वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज, गायनोकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव द बेसिक MBBS डिग्री। तो उसमें फिर आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, इट कुड जस्ट बी अ नॉर्मल MBBS डॉक्टर आल्सो, प्रोवाइडेड होना ज़रूरी है, डॉक्टर होना ज़रूरी है, और प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्टर होना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें आप बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए डॉक्टर को। You know, it doesn't have to, it's not associated with a specific specialization, जिसमें आप कहें कि नहीं सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ये कर सकते हैं या सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट ये कर सकते हैं। Anyone can do it, डॉक्टर होना ज़रूरी है, provided they have the right training, बोटॉक्स की right training, फिलर्स की right training, अगर वो proper trainings उनकी हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। They're doctors, अगर doctors डिलीवरीज कर सकते हैं नॉर्मल MBBS डॉक्टर्स, तो these are you know they're minor procedures, ऑफ कोर्स वो ये ट्रेनिंग्स के बाद ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। और जो सेकंड वाला है वो एस्थेटिक नर्सेज होती है ना, वो जनरली नर्सेज भी करती हैं, दे कैन डू सम प्रोसीजर्स बाहर, यहाँ पे नहीं, बाहर के मुल्कों में करते हैं। जो रीनोप्लास्टी है या राइनोप्लास्टी, तो इसको जो है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये सर्जरी में या फिर एस्थेटिक्स में या फिर राइनोप्लास्टी एस्थेटिक्स में ही है। एस्थेटिक्स को ओवरऑल एस्थेटिक्स के अंडर प्लास्टिक सर्जरी भी आ जाएगी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी आ जाएंगे। अब रह गई जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की बात है, हम लोग जो करते हैं वी डू लिक्विड राइनोप्लास्टीज, जो हम फिलर्स के साथ आपके नाक के थोड़े बहुत कोई इश्यूज हैं वो हम बेहतर कर सकते हैं। आपकी नाक की टिप उठा सकते हैं, आपकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है उसको बैलेंस कर सकते हैं, हम्प को ठीक कर सकते हैं, यू नो नॉस्ट्रल्स बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो रहे हैं उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं।
ये लिक्विड राइनोप्लास्टी है, इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, बट यस वी कैन रेज द टिप ऑफ योर नोज आल्सो, और बहुत सारी चीज़ें हम विद बोटॉक्स एंड फिलर्स मींस कि आप अपने फीचर्स को मजीद एनहांस करें, ओके, नेचुरली ब्यूटीफुल सही। करें। अगर हम बात करें आजकल किस किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं और किस किस्म के इश्यूज लेकर ख़वातीन आपके पास आती हैं या कोई भी शख्स, और सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त किस चीज़ की हाइप है जो लोग जो है बड़ी रैपिडली लिप फिलर्स की बहुत हाइप है, ओके, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वाइटनिंग इंजेक्शंस की, जो कि मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करती, ओके, बिकॉज ऑफ देयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड बिकॉज उनके रिजल्ट्स आर वेरी 50-50। वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें उसमें जो है वो ड्रिप्स भी हैं, ओरल इनटेक भी करते हैं लोग और इंजेक्शंस भी ऐसे हैं, ही है। तो ये तीनों चीज़ें हार्मफुल हैं? ओरल इतनी हार्मफुल नहीं है, बट Okay. यस जो आप इंजेक्शंस लगाते हैं या फिर आप जो ड्रिप देते हैं उसमें ग्लूटाथियोन डायरेक्टली इनटू योर ब्लड वेसल्स जाता है। जो Okay. ओरली आप लेते हैं वो आपका स्टमक एंजाइम्स एसिड्स काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी सी मकदार आपके ब्लड में जाती है जो मुज़र नहीं है। Okay. ग्लूटाथियोन जनरली यूज़ होता है इसमें, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, बट अगैन एनीथिंग जो बहुत ज़्यादा डोजेज़ में आप यूज़ कर रहे हो, इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, इट कैन अफेक्ट योर लिवर, इट कैन अफेक्ट योर किडनीज़। तो हम जनरली अगर कोई करवाना चाहे नोइंग द साइड इफ़ेक्ट्स, तो हम उनके लिवर और किडनी के टेस्ट्स गाए बगाए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, जस्ट टू सी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। इट इज़ अ रेयर साइड इफ़ेक्ट बट इट कैन हैपन। हम ग्लूटाथियोन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ ये है कि वो आपकी जो शेड है वो आपको लाइटर टोन में ले जाता है, इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट मैं कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर का जो है वो इंटरव्यू सुन रही थी, वो कोई इंटरनेशनल डॉक्टर थी, वो बता रही थी कि ये आपको लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर भी कॉज कर सकता है। क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? क्योंकि अभी आई गेस इसके हवाले से अभी भी रिसर्च चल रही है। इट इज दे जनरली से दैट अगर आप ग्लूटाथियोन लगा रहे हैं, आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ जा रही है। जब आपकी स्किन वाइटनिंग होती है, मेरा तो नहीं ख्याल कि इतनी होती है जितनी हाइप है, लेकिन इतनी अगर वाइटनिंग होती है तो आपकी बेसिकली मेलानिन नहीं बनती। व्हाट मेलानिन डज इज कि वो आपके कैंसर से बचाती है। आपको पता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस में कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता, ठीक है, इट्स बिकॉज हमारी मेलानिन बड़ी अच्छी प्रोड्यूस होती है। इट्स अ पिगमेंट जो प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज की हार्मफुल इफेक्ट से। तो जनरली जब हम उसको इनहिबिट करेंगे एंड इन द लॉन्ग टर्म जब वो नहीं प्रॉपर बनेगी, तो देयर विल ऑब्वियसली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी लाइक कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उससे कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, बट अभी स्टडीज़ चल रही हैं। दिस नथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। ओके जी, ठीक हो गया। अगर हम ग्लूटाथियोन की बात करते हैं, क्या ये पिगमेंटेशन का सोल्यूशन है जो बहुत स्वेर किस्म की झाइयाँ हो जाती हैं? नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा आप ग्लूटाथियोन लगा लें। इट कैन एक्ट एज अ सपोर्टिव थेरेपी, ओके, एंड दैट टू 50-50 उसका रिजल्ट है कि मतलब देयर आर पीपल जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, और देयर आर पीपल जो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि जब एक आप कोर्स होता है ना इसका पूरा, और इसका लॉन्ग टर्म मतलब इसका इफेक्ट भी 4-5-6 मंथ्स ऊपर नहीं रहता आफ्टर द कोर्स। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो अगर आप इतना महंगा कोर्स करवा भी रहे हैं एक चीज़ का और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है, तो यू मे एज वेल गो फॉर समथिंग जो कि आपकी स्किन को भी अंदर से हेल्दी करे और जो आपके लिए ठीक भी हो फॉर योर स्किन। तो देयर आर सो मेनी अदर थेरेपीज, सो मेनी अदर ट्रीटमेंट्स जो आप करवा सकते हो। एक जो कोर्स है उसमें कितने इंजेक्शंस होते हैं और उसका जो असर है वो कितने टाइम तक रहता है? वेरीज एक्चुअली आपके इंडिविजुअल नीड्स पे, पर जनरली ऑन द एवरेज 8 to 12 इंजेक्शंस का कोर्स होता है। वीकली इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद उसको मेंटेनेंस पे आपने जाना होता है मंथली एक इंजेक्शन लगा के, एंड जनरली 6 मंथ्स में अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो रिजल्ट्स रिवर्स हो जाता है। ओके, सॉरी। अगर हम बात करते हैं, आपने बोला कि इसको मेंटेन करना पड़ता है ना? जी जी। तो यूं तो फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगवाने पड़ेंगे अगर हम अपने उस शेड को मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर वो कैंसर कॉज कर सकता है या और इश्यूज कॉज कर सकता है? Like I said, that's still under research. Exactly. ओके,
अगर हम बात करें ग्लूटाथियोन के कुछ मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की, मैंने एक बार पढ़ी थी कि ये जो है हेयर फॉल भी करता है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, इट डज़न्ट। लाइक आई सेड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक तो नंबर 1 ये ट्रीटमेंट एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, ओके, ठीक है? सही। सो एक एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट जो नहीं होती उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी लोग कम ही करते हैं, ठीक है? इट इज़ नॉट एफडीए अप्रूव, इट्स एफडीए अप्रूव फॉर अदर थिंग्स बट इज़ नॉट एफडीए अप्रूव फॉर व्हाइटनिंग, ठीक है? तो इसमें होता है कि इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है? और ये जनरली देते कब थे कि कुछ पेशेंट्स को कुछ ख़ास किस्म का कैंसर होता था, उसके बाद ये ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स दी जाती थी ताकि वो जो गंदे रेडिकल्स हैं, नेगेटिव रेडिकल्स हैं, वो आपकी बॉडी में से निकलें, उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो उन्होंने फिर ये देखा कि जिनको ये इंजेक्शंस लगा रहे हैं उनकी स्किन टोन लाइटर हो रही है, तो उन्होंने फिर उससे भी डबल ट्रिपल डोजेज़ में ग्लूटाथियोन लगाना शुरू कर दिया, विच एनीथिंग इन एक्सेस अमाउंट, अगर आप शुगर लें या सॉल्ट लें या मिर्चें लें, कुछ भी एक्सेसिव अमाउंट में लें, इट इज़ नॉट गुड। हर चीज़ की एक ख़ास अमाउंट होती है ना बॉडी के लिए। तो बॉडी के ऊपर फिर जब आप बर्डन डालेंगे एक बहुत सारी चीज़ का, एक बहुत हाई डोज का, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट नेगेटिवली। ऑफ कोर्स वो उसका कुछ कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा जी। अगर हम स्विच करते हैं एजिंग पे, जी, हम एजिंग की बात करें तो हर कोई दूसरा बंदा जो है ना बड़ा कंसर्न्ड होता है एजिंग के हवाले से। एक तो एक बहुत इनिशियल एज में भी हम लोगों को देखते हैं कि वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक उसकी क्या वजह होती है, और साथ में एजिंग को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू एजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, और कितने टाइम तक किया जा सकता है? ऑफ कोर्स आपकी एज भी उसके हवाले साथ साथ बढ़ती जाती है ना। अच्छा, अभी तो खैर जिनकी एजिंग की तरफ जा चुकी है स्किन, उनके लिए तो फिर लिफ्टिंग, थोड़े से एग्रेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, थ्रेड्स हो गए, बोटॉक्स, फिलर्स, ये हम चीज़ें करते हैं। जिनकी एजिंग हो चुकी है ना, वी कैन डेफिनेटली डिले एजिंग, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। दो किस्म की एजिंग होती है, एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है और एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है। इंट्रिंसिक होती है जो आपकी जेनेटिकली, आप जीन्स में जो आपकी एजिंग है, आपने देखा ना कुछ लोग जल्दी एज करते हैं, कुछ लोग इवन इफ अगर हम पहाड़ी इलाकों के लोगों की बात करें तो वो बड़ी जल्दी एजिंग की तरफ जाते जी, और वो होता है थोड़ा जेनेटिक होता है, तो उसका हम जनरली कैन डू मच, बट यस एक्सट्रिंसिक एजेंट जो आप फॉर एग्जांपल किसी की अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रॉपर फूड हैबिट्स नहीं है, डाइटरी हैबिट्स अच्छे नहीं हैं, स्मोकिंग की तरफ कोई जा रहा है, धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो एजिंग को ज़्यादा करते हैं। सो इफ़ यू कट डाउन ऑन दीज, तो उससे आपकी एक्सट्रिंसिक एजिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ये तो हो गया डाइट रिलेटेड। ना ट्रीटमेंट रिलेटेड वी कैन गो फॉर, अब एजिंग क्यों हो रही है, लोग समझते हैं सिर्फ स्किन ढलकने से एजिंग होती है। एजिंग के साथ आपका जो बोन है ना, ये भी रिजॉल्व होता है, ये भी पतली होती है और ये भुरती जाती है विद एज। आपका सॉकेट है, ये जैसे आप देखो अक्सर लोगों की हॉलोनेस आ जाती है बिकॉज आपका सॉकेट इनलार्ज होता जाता है। आपका जो आई बॉल है ना, जो खुला है जिसमें आपकी आई फिक्स होती है, वो सॉकेट होता है, वो बड़ा होता जाता है विद एज। आपकी यहाँ से स्किन भुरती, आपकी ये यहाँ पे एक एंगल होता है एज में, यंग एज में, और फिर जब आप व्हेन यू गेट ओल्डर तो इट बिकम्स स्टंटेड, गोल, दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द बोन जो आपकी रिजॉल्व हो रही है। उसके बाद आप मसल पे आ जाए, मसल्स लैक्स होना शुरू हो जाते हैं, लिगामेंट्स होती हैं जो आपकी स्किन को नीचे बाइंड करती हैं, वो लैक्स होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका फैट होती है फेस के अंदर। ना द फैट, the special superficial or deep fat pads होते हैं, these are very important for your for the lifting of your face। तो जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को हाई फूड से मना करती हूँ ऑन द फेस, ठीक है, ऑन द मतलब डीप वाला जो हाई फू करते हैं ना डीप मोड में, वो उससे मैं मना करती हूँ बिकॉज वो आपके फैट पॉकेट्स को ख़त्म करते हैं। यू वांट दिस फैट टू मेंटेन दैट हेल्दी स्किन, वो ख़त्म होना शुरू जाती है, वो नीचे ढलकना शुरू जाते हैं, फिर स्किन की बारी आती है, स्किन फिर आपकी जाके उसकी इलास्टिसिटी और उसमें कोलेजन कम होती है। अब हम हर पॉइंट को जब करेंगे उसको, तो फिर हम कहीं जाके बहुत अच्छा सा एंटी एजिंग इफेक्ट किसी को देंगे। ओके, जैसे कि गर्मियाँ और धूप जो है वो एक
वजह बन सकती है एजिंग की। बिल्कुल बन सकती और है। आपको क्या लगता है कि सन ब्लॉक कितना ज़्यादा या सनस्क्रीन कितना ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर सकती है? सनस्क्रीन 100% प्रोटेक्ट नहीं करता आपको अल्ट्रावायलेट रेज से। क्योंकि हम देखते हैं अच्छा जी सन ब्लॉक लगा लिया अब तो सारे मसले ख़त्म हो नहीं जाएंगे, अब ख़त्म तो कुछ होते हो ही हैं। नहीं सकता आपको। इफ़ यू आर आउट इन द सन, और हमारा जो धूप है माशाल्लाह काफ़ी वाहिद मिकदार में होती है, विच इज़ एक्चुअली आई थिंक प्रीटी गुड। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप धूप में जाते हैं, एंड इवन इफ़ यू वेयरिंग अ सन ब्लॉक, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एवरी 2 आवर्स आप उसको रिफ़्रेश करेंगे, एंड यू डोंट हैव टू वॉश योर फेस एवरी टाइम। अगर फेस साफ़ है तो उसी के ऊपर आप दोबारा एक दोबारा हल्की से सी अप्लाई कोटिंग करेंगे। लगाएंगे। दूसरा ये कि उसके साथ इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ, जैसे कुछ लोग हैट्स पहनते हैं या अम्ब्रेलाज लेते हैं, या अगर आप नकाब या हिजाब भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर इट्स नॉट ब्लैक, बिकॉज ब्लैक जो होता है ना, इट टेंड्स टू वो ज़्यादा एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हीट, करता है रेस को। और जो वाइट या स्किन कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल पहने हिजाब, हमारी सुन्नत है, बिल्कुल करें, लेकिन कलर्स का थोड़ा सा स्पेशली गर्मियों में ख्याल रखें। सही। हाँ जी, सो यस इट डजंट ब्लॉक ऑल द रेज, यू हैव टू हैव अदर प्रोटेक्टिव मेथड्स आल्सो। ओके जी। अगर हम धूप की बात करें, गर्मी की बात करें, गर्मियों में डिहाइड्रेशन का बड़ा मसला हो जाता है ना, और ऑयली स्किन वाले लोग, जैसे कि मैं थी, लास्ट ईयर की बात है, मुझे एक्नी का बड़ा मसला रहता था हमेशा से। तो खैर मैं उस मसले से निकल आई, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये नोटिस किया कि जब वेदर चेंज हुआ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई होगी, इतनी ज़्यादा ड्राई होगी, और अब वो मुझे इरिटेट कर रही थी, और मुझे फील हुआ कि मेरी स्किन पे ना हल्के छोटे छोटे बम्प्स बन रहे हैं। तो आई थॉट कि मेरी स्किन तो ऑयली नहीं है इस वक्त, तो इतनी ड्राई है, तो फिर मुझे ये क्यों बन रहे हैं। तो देन आई रियलाइज़, और जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आपको डिहाइड्रेशन हुई है, आपको मॉइस्चराइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो गर्मियों में स्वेटिंग और ऑयल की वजह से मॉइस्चराइज़ नहीं करते, तो वो कितना ज़्यादा डैमेज करते हैं स्किन को। मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, इट्स अ डाइवर्स आंसर। इसमें होता ही है कि आपकी ऑयली स्किन है ना, तो जनरली आप इस तरह के फेस वॉशेस यूज़ करते हैं जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, तो अल्टीमेटली दे ड्राई, स्पेशली सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं या टी ट्री ऑयल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि व्हेन वी डू दैट, तो हमारे नेचुरली जो हमारे ऑयल्स होते हैं, इट स्ट्रिप्स आवर स्किन ऑफ नॉर्मल जो नेचुरल हमारे सिरेमाइड्स और जो भी हमारी स्किन के अंदर होती हैं उन चीज़ों को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ अ मॉइस्चराइज़र, बट इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करोगे, यू वांट टू यूज़ अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। ठीक हो गया। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आप अपनी स्किन के लिए ऑयली स्किन में यूज़ करोगे, एंड इफ़ इट्स अ ड्राई स्किन तो वो तो फिर ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं। अगर हम इन प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो हम मार्केट में और स्पेशली ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स पे एलईडी मास्क, हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस और लेज़र डिवाइसेस दिखते हैं, और लोग उनको बाय करते हैं, और वो कहते हैं कि आप खुद, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही होती है कि आप ये ख़रीद लें और आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करें ना, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। तो आप ये कितना ज़्यादा जो है वो अनसेफ है खुद यूज़ करना, क्योंकि आई गेस वो जो लाइट्स होती हैं उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती होगी जो आपकी स्किन को चाहिए होगी। देयर इज अ टाइम लिमिट टू हाउ मच, कितना देर के लिए वो लगा के रखना है, और कौन सी वाली लाइट, इट रियली डिपेंड्स। रेड लाइट के और इंडिकेशंस है, ग्रीन के और हैं, येलो के और हैं। सो आई मीन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपने यूज़ करनी है लाइट, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आपको नॉर्मली मिल रही होती हैं, मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम मे बी, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट FDA अप्रूव्ड, ठीक है। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है ना, इट्स अ लॉट लेस दैन व्हाट वी यूज़ प्रोफेशनली। प्रोफेशनल मशीन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली फॉर समबडी जब हम मशीन्स लेते हैं तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उसके ऊपर, कितना यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, ब्लैक स्किन पे कैसे यूज़ करना है, डार्क ब्राउन पे कैसे यूज़ करना है, वाइट पे किस तरह यूज़ करना है, क्या फ्रीक्वेंसीज यूज़ करनी है। सो ऑब्वियसली यू नीड टू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो ये मशीन्स आर नॉट एज बैड as they're being misused, you know। और फिर ऑब्वियसली इनका वो पावर, वो इंटेंसिटी नहीं और वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती जो कि एक प्रोफेशनल मशीन की होगी। एआई जितना ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हम बदलते हुए देख रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो आपको क्या लगता है कि एस्थेटिक्स
डर्मा और इस पूरी फील्ड में जो है वो क्या चेंजिंग्स हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती हैं? लेकिन जी एज फार एज AI इज़ कंसर्न आई डोंट रियली नो कि उसमें क्या है। उसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि आपको शायद मे बी बेहतर हम स्किन को एनालाइज कर सकेंगे, मे बी ऑन अ मॉलिकुलर लेवल जाके हम उसको देख सकेंगे, मे बी ऑन अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू हम बहुत अच्छी कुछ चीज़ें और स्किन के लिए इनोवेटिव बना सकते हैं। बट आई विल से वन थिंग, एक मशीन जो है ना, एक ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड के तजर्बे के साथ कभी भी compete नहीं कर सकती। हाउ डीप वी वांट टू गो, कितना हमने इसको करना है, क्या करना है। और हर पेशेंट इज़ अ बुक, हर किसी की वो डिफरेंट होती है। AI में तो आप जो फीड करोगे वो थोड़ा बहुत वो होगा, कुछ वो अपने से करेगा या जो भी इनका क्योंकि प्रोसीजर है। मुझे लगता है कि इतना सारा हर वक्त आप AI सुनते हैं, बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि फ्यूचर ऐसा लगता है कि हर जगह रोबोट्स होंगे और हमें हर जगह जो है ना इंटरेक्शन करना होगा हाँ, उनसे, वो अगर हमारा होंगे भी, interaction। वो होंगे भी, लेकिन एक आई वुड नॉट से दिस अबाउट माई सेल्फ, आई एम सेइंग इट अबाउट ऑल द डॉक्टर्स इन जनरल, कि एक तजर्बाकार डॉक्टर जिसने अपने बाल सफ़ेद किए हैं पेशेंट्स देख के, उनका तजर्बा जो है ना वो कभी भी एक मशीन जैसा नहीं हो सकता। इट जस्ट कैन नेवर, यू वेरी ट्रू, कैन नेवर कंपेयर द टू। ठीक एग्जैक्टली। है, अल्लाह ताला ने ह्यूमन ब्रेन को ना AI से कहीं सुपीरियर बनाया, वी जस्ट डोंट यूज इट, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। ग्रे हेयर की बात करें तो आजकल बहुत टीन एज के ग्रुप में भी हम जो देख रहे हैं ना, ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा है। एक तो इसकी वजह क्या है और इससे कैसे निपट सकते हैं? स्ट्रेस, डाइट, गलत डाइट, ड्रग अब्यूज़ आजकल जो हो रही है बहुत ज़्यादा, इट्स वन ऑफ द रीजन। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है ना, एक्चुअली प्रोड्यूस ऑक्सीजन रेडिकल्स हमारी बॉडी में जो कि हमारे एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। और फिर हमारे ये जो स्पेशली ये जो हम केराटिन और ये जो हम कलर डाइज वगैरह करते हैं अपने बालों का, अल्लाह ताला ने हमें जो बॉडीज़ दी हैं हम उनका बहुत मिसयूज़ करते हैं, उनके ऊपर गलत गलत से केमिकल्स और ये सब चीज़ें लगा के। दीज आर वन ऑफ द मेजर रीजंस। एक तो जेनेटिक भी होता है, कुछ लोगों को जेनेटिकली भी होता है, एंड समटाइम्स कोई वाइटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से होता है। सो इफ समबडी कम्स टू यू विद वाइट हेयर, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी बिकॉज दे मे बी ओवर ट्रीटिंग देयर हेयर विद केमिकल्स, और ये भी हो सकता है कि उनके कोई कुछ डेफिशिएंसीज हों किसी किस्म की। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरी एक दोस्त है, उसके जब बाल ग्रे होना शुरू हुए तो उसने काफ़ी सर्च किया उस पर, तो उसको बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का ये मिला कि ग्रे हेयर की एक वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी जिंक की भी हो जाती है। कमी हो सकती है। तो लेकिन उसने फिर ये किया कि उसने जिंक की टैबलेट सर्च की और वो मंगवाई। तो आपको क्या लगता है कि यूं देख के या डॉक्टर का नहीं के नहीं, पास इट हैज़ टू बी डन थ्रू अ डॉक्टर, बिकॉज वी हैव टू, आपके प्रॉपर लेवल्स करते हैं हम, टेस्ट करते हैं। यू कैन जस्ट कीप स्टार्ट टेकिंग जिंक जस्ट लाइक दैट, यू कैन जस्ट स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी। आपकी बॉडी में ना एक बहुत अल्लाह ताला ने एक बड़े बैलेंस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये छोटे छोटे केमिकल्स, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, लेकिन बड़े बैलेंस तरीके से रखे हुए हैं। वाई वुड यू वांट टू रीक हैवक विद देम, यू नो, यू हैव टू गेट द टेस्ट्स फर्स्ट। अब अक्सर जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं कहती हूँ विटामिन डी का टेस्ट कराएं, वो कहते हैं हम तो लेते हैं। मैं कहा आप जो लेते हैं वो मेंटेनेंस डोज है, डेफिशिएंसी की डोज अलग होती है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, ऐसे नहीं होता। सही जी ठीक है। अगर हम बात करते हैं, मतलब ये सारे प्रोसीजर्स हैं ना, और हर बंदा या हर फर्द इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इतने अफोर्डेबल भी नहीं है ये। तो वो बंदा जो 20s के बाद जो है वो, ऑफ कोर्स 20 के बाद वो वाली एज हो जाती है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना रहता है, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, एजिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपना ख्याल कैसे रख सकता है और कौन सी ऐसे डाइटरी फूड्स हैं या जो भी डाइट है उसको अपनानी चाहिए ताकि वो अपने आप को जो है बहुत सारी चीज़ों से महफूज रख सकता हो? कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देनी चाहिए? जैसे लाइक हम अगर इंस्टाग्राम पे देखें तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप 20s में हैं तो आप ये वाला सीरम स्टार्ट कर दें, ये स्टार्ट कर दें, वो स्टार्ट कर दें। ये सीरम्स कौन से सस्ते होते हैं? एग्जैक्टली, नो डाउट। सो व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अगर आपको सही कहूँ तो इस्लाम एक टोटल कंप्लीट रिलीजन है, ठीक है, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना, हमारी एजिंग बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी हम जवान रहेंगे, बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। स्लीपिंग ऑन टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर सम हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली अगर हम रात को सोते हैं, दिन में सोने से नहीं होते, आपकी बॉडी को वो हील करते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। उसके बाद गेटिंग अप इन द मॉर्निंग फजर के लिए, ठीक है, वो भी एक देखें एक सेट पैटर्न है जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ी है।
एक तो वो करें, स्क्रीन टाइम कम कर दें, ठीक है। स्क्रीन टाइम से एक तो आपको मेंटल इश्यूज इतने हो जाते हैं, आपकी नज़र ख़राब हो जाती है, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। स्क्रीन टाइम अपना कम करें, ईट हेल्दी, ये जो फास्ट फूड्स हैं आजकल, जो चिकन आया हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। उससे PCOS के इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो देसी मुर्गी खाएं अगर बहुत शौक है। दूसरी, चिकन को आई नो इट्स इम्पॉसिबल, हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम कर दें, ठीक है। हेल्दी डाइट, क्रश डाइटिंग पे लोग चले जाते हैं जी, एकदम से सब छोड़ दिया खाना। टेक अ बैलेंस डाइट, आप अपने साथ वॉक करें, अपने वो जो सुबह के टाइम पे आप घर में कर लें, ब्रिस्क वॉक करें, शाम को ब्रिस्क वॉक करें, ठीक है। टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। जिम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिम आप करें ज़रूर, बट सबसे ज़रूरी डाइट है। उसके अलावा फिर घर में इट्स अबाउट यूजिंग द, इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, बट इट्स अबाउट यूजिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर योर फेस। लाइक यू सेड, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड यूज़ करें, सो इट रियली डिपेंड्स कि आप। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं? Fruits and vegetables are very good antioxidants. They are very good source of minerals and vitamins. आप उनमें स्पेशली ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी गुड। आप अपने एक सैलेड, एक फ्रूट बोल रोज़ का लें, और सैलेड्स जिसमें थोड़े बहुत डाल लें। ये जो आइसबर्ग लेटस, ये जो लेटस होती है, जो सलाद के पत्ते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनको दे नॉट वेरी इजी टू ईट, तो आप कोई थोड़ा सा उसके अंदर कोई चंक्स डाल दें, बीफ के चंक्स डाल के आप उसमें कर लें, मे बी जस्ट अ बिट ऑफ एप्पल और एनी फ्रूट दैट यू वांट, एक कॉकटेल सा बना के वेजिटेबल्स उसका आप ज़रूर खाएं, दे आर वेरी गुड। और फिर सबसे, मैं बार बार सबको जो कहती हूँ, आप फ्रूट्स के जूसेस पीते हैं। क्या फ्रूट्स के जूसेस स्किन लाइटिंग में आपको हेल्प करते हैं? नहीं, फ्रूट जूसेस में आप बहुत सारे मिनरल्स और जो फाइबर है ना फ्रूट का, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स आप लूज़ कर रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली टेकिंग इन ए सिंपल शुगर्स। तो जूस के बजाय आप फ्रूट बोल ले लें ना, और क्या ज़रूरी तो नहीं है कि आप 10 एप्पल्स का जूस लें और उसमें उसकी शुगर लें और बाकी चीज़ें आप साइड पे कर दें, सो जस्ट टेक अ बोल, इट्स सो मच बेटर। एंड यस, अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ गुड, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी शुगर लेवल्स को कम कर दें, मिनिमम कर दें, शुगर इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, जिसे चीनी कहते हैं जिसको, बिल्कुल, ठीक है। सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसमें होता है कि अगर इफ़ यू गेन वेट, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉट लुकिंग गुड। आप जब वेट गेन करते हैं, कोई हार्ट के इश्यूज़ हो जाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, उसके अलावा यू लुक ओल्डर, आपके हार्मोनल इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, आपके औरतों में PCOS हो जाता है, आपके थायराइड इश्यूज स्टार्ट हो जाता है। सो दैट आपने PCOS की बात की, फेशियल हेयर्स बहुत कॉमन है PCOS में, जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए भी करवाते हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे ना, तो उसके लिए बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि अगर आपके बहुत थिन हैं, आपका टेक्सचर बालों का, तो आपको ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ अगर आप करवा लेते हैं तो वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, तो ये कितना थिक भी हो सकते हैं, और जितना पतला बाल होता है ना, लेज़र बेसिकली आपके पिगमेंट पे काम करता है, जो लेज़र हेयर रिमूवल होता है, तो जब आप उसको यूज़ करते हैं, तो द थिकर द हेयर, द मोर पिगमेंट देयर इज़, द मोर इफेक्टिव इट इज़। ओके। एंड इफ इट इज़ थिन, जैसे ब्लॉन्ड बालों पे ये बिल्कुल काम नहीं करता, वाइट बालों पे ये बिल्कुल काम नहीं करता। इफ एनीबडी क्लेम्स कि वाइट बालों पे कोई लेज़र काम कर रहा है, वो नहीं करता, ठीक है। और यस, पतले बालों पे नहीं करता। तो पीच फास के लिए हम जनरली क्यू स्विच या पीको लेज़र करते हैं, उससे बाल ख़त्म नहीं होते, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होता है कि हमारे फेस पे नज़र आ रहे हैं बाल, पूछने वाली थी, क्या लेज़र से बिल्कुल परमानेंट हेयर हो जाते हैं? एंड जो लेज़र हेयर रिमूवल है, उससे बिल्कुल परमानेंट नहीं होते, उससे 85% तक बाल जाते हैं, और फिर मेंटेन और उसको मेंटेन रखना पड़ता है। एवरीथिंग इज़ अबाउट मेंटेनेंस, देयर नथिंग इज़ कांस्टेंट, नथिंग इज़ फॉरएवर। ओके, हम बस अब इसको वाइंड अप करेंगे, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी तक आपके पास आए हैं, और उनके क्या रिव्यूज़ रहे हैं हमेशा से? उनके हमेशा से अच्छे ही रिव्यूज़ रहे हैं, और सेलिब्रिटीज़ तो बहुत सारे आए हैं, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी हैं। Exactly. कुछ का पता है, कुछ का हम नहीं बताते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्राइवेसी। जो दिखाना चाहते हैं वो हम इंस्टा पे दिखा देते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते वी डोंट।
But a lot of celebrities have come and I think they're wonderful, wonderful people. And जितना हमें लगता है कि ये बहुत प्राउड होंगे, इस तरह के नहीं हैं. they're हमारी तरह के humans हैं and they're very nice and they're very sweet. और आप किसी के साथ भी रिस्पेक्ट से बात करो तो आपको वापस रिस्पेक्ट देता है. To end it all, I just want to say one thing. I feel कि I've only just started. I just need to go a lot further. आगे मैंने बहुत जाना है. लेकिन जिन लोगों को ये नज़र आता है कि it's just very easy, इसके पास influences आ गए, इसके पास celebrities आ गए तो बात बन गई. It's not like that. Influencers या celebrities भी आपके पास तभी आते रहेंगे जब उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ जब, और सबसे बड़ी मार्केटिंग आपकी ये इसलिए होती है कि जब आपके से वो ट्रीटमेंट करा के जाते हैं तो यू सी देम ऑन द मीडिया. आई डोंट हैव टू शो देम माई आफ्टर. वो आपको टीवी पे नज़र आ जाता है आफ्टर जो होता है, you know? और वो 10 टाइम्स बड़ा होके नज़र आता है. तो थोड़ा सा उस पर टेंशन भी होती है जब हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं. And they are obviously, it's their face is everything. So they are obviously, अगर वो किसी को अपना face दे रहे हैं, they're trusting somebody with their face. तो obviously वो कोई उनको satisfaction है तो वो कर रहे हैं. Exactly. And it's a lot of studies मैं अभी तक पढ़ रही हूँ. ठीक है, मैं अभी तक जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस हैं, आई ट्राई टू अटेंड दोज. आई ट्राई टू गेट इनटू कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स जो अभी हो रही हैं, जो बिकॉज इट्स एन एवर ग्रोइंग फील्ड एस्थेटिक्स का. तो मैं उसमें वो लेटेस्ट कोर्सेज कर रही हूँ. इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, इट्स स्टडीज़, इट्स बच्चे जो मैं साथ संभाल रही हूँ अपने, उनको भी देखना है, घर को भी देखना है, प्रोफेशन को भी देखना है, पेशेंट्स को भी देखना है और पढ़ना भी है. और वो मुझे कभी कभी 3 भी बज जाते हैं. फिर देन देयर मॉर्निंग शोज एंड देन देयर इज ऑल द मार्केटिंग टेंशन. सो इस सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स कमिंग टू यू. इतनी सारी चीज़ों के साथ आप खुद कैसे इतनी खूबसूरत हैं, कैसे फील करती हैं अपना? बस मैं भी बीच में कुछ ना कुछ अपना चलते फिरते कर लेती हूँ इलाज. लेकिन वही बात है, आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में या फिर आपके जो डेली रूटीन होती है उसमें कौन सी चीज़ें मस्ट होती हैं आपकी? अब दिस इज आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ. ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो यूज़ करें. सो फॉर मी हाइलुरोनिक एसिड, इट्स आई रियली लाइक इट. वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ. मॉइस्चराइजर, बिकॉज आई सुपर ड्राई स्किन, बहुत ज़्यादा ड्राई है. मतलब दिन में 4-6 दफ़ा अगर मॉइस्चराइज नहीं हो तो लिटरली इट स्टार्ट्स टू पील ऑफ. एंड उसके अलावा रेटिनॉल at night. ये must. ये must. And sometimes vitamin C during the day, if time मिल जाए तो. ठीक है. थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का एंड करेंगे. मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.